नमस्कार दोस्तों, ईएसआईसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट की वीडियो तक टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसए नोड इज सिचुएटेड इन। जो एस ए नोड होता है, एस ए नोड को क्या बोला जाता है? साइनो एट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड होता है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है? पहला ऑप्शन है राइट एट्रियम, सेकंड है राइट वेंट्रिकल, थर्ड है लेफ्ट एट्रियम, फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट एट्रियम। जो ऐसे नोड होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम होता है, और जो ऐसे नोड है वो राइट एट्रियम में होता है। इसके अलावा और कहाँ होता है? इसको ऐसे बोल सकते हैं, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा है उसके जस्ट बिलो होता है और राइट एट्रियम के वाल पे सिचुएटेड होता है। और ये जो ऐसे नोड है ये कंडक्ट करता है, कंडक्शन करता है, मीन्स धड़कता है। और जो ये ऐसे नोड है वो कितना कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट करता है आपका 60 to 100 बीट पर मिनट। 60 से 100 बीट पर मिनट तक ये कंडक्शन करता है। और इसी के जस्ट नीचे क्या होता है? एवी नोड होता है। एवी नोड क्या करता है? 40 to 60 बीट पर मिनट कंडक्शन करता है। और नेक्स्ट होता है बंडल ऑफ हिस कितना करता है? 20 to 30 बीट पर मिनट। और पुरकिंजे करता है बिलो 20 बीट पर मिनट। ये इनकी कंडक्शन रेट है। क्वेश्चन में आ जाए कंडक्शन रेट ऐसे नोड की, तो आपको करना है 60 to 100 बीट पर मिनट। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमनियस इज ए कंडीशन वेयर द एक्सेस वॉल्यूम ऑफ। जो हाइड्रोमनियस होता है वो कंडीशन होती है किसके वॉल्यूम का? एक्सेस की। पहला ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड, सेकंड है प्लूरल फ्लूइड, थर्ड है पेरिटोनियल फ्लूइड, फोर्थ है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। जब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोमनियस। इसके अलावा यदि प्लूरल फ्लूइड यदि ज़्यादा हो जाए, यदि प्लूरल फ्लूइड कितना हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन। इसके अलावा पेरिटोनियल फ्लूइड यदि ज़्यादा हो जाए, तो पेरिटोनियल फ्लूइड यदि ज़्यादा हो जाता है उसको बोला जाता है एसाइटिस। और यदि पेरिकार्डियल फ्लूइड यदि ज़्यादा हो जाए तो उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोमनियस एमनियोटिक फ्लूइड का इंक्रीज होना, प्लूरल इफ्यूजन का क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड का इंक्रीज होना। पेरिटोनियल फ्लूइड यदि ज्यादा हो जाए उसको एसाइटिस बोलेंगे। पेरिकार्डियल फ्लूइड यदि ज्यादा हो जाए तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट एट। जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं पेनक्रियाज के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 टू ऑफ द टंग इज कन्वे। जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है किसका? टंग का। उसका टेस्ट सेंसेशन होता है वो किस नर्व के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है फेशियल नर्व, सेकंड है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, थर्ड है वेगस नर्व, फोर्थ है हाइपोग्लोसल नर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लासोफेरेंजियल नर्व। जो मान लीजिए ये टंग है, तो इसका जो 1/3 पार्ट है लास्ट का, ये 1/3 है, इसमें कौन सप्लाई करती है? ग्लासोफेरेंजियल नर्व होती है, वो सप्लाई करती है।
और इसके अलावा ये 2/3 पार्ट होता है एंटीरियर, 2/3 पार्ट होता है। 2/3 पार्ट में कौन कौन सी सप्लाई करती हैं? एक 2/3 पार्ट में सप्लाई करती है ट्रिजिमिनल, जो कि सेंसरी सप्लाई करती है, और इसके अलावा फेशियल, ट्रिजिमिनल जो 5th नंबर की क्रीनियल नर्व होती है, और फेशियल जो कि 7th नंबर की क्रीनियल नर्व होती है। ये दोनों सप्लाई करती हैं एंटीरियर 2/3 में। और टंग के पोस्टीरियर 2/3 में कौन सप्लाई करता है? ग्लासोफेरेंजियल नर्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन। जो प्राइमरी विजुअल एरिया होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? पहला ऑप्शन है फ्रंटल लोब, सेकंड है टेम्पोरल लोब, थर्ड है पैराइटल लोब, फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीपिटल लोब। जो प्राइमरी जो विजुअल एरिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 6 to 7 म्यूएम, सेकंड है 7 to 8 म्यूएम, थर्ड है 8 to 9 म्यूएम, फोर्थ है 9 to 10 म्यूएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 to 8 म्यूएम। देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी का जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो होता है 7.2 म्यूएम। यदि एग्जैक्ट वैल्यू मांगे तो आपको 7.2 करके आना है, एवरेज में 7 से 8 हो गया। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। इसका अदर नेम क्या होगा? इसका अदर नेम होगा इरिथ्रोसाइट। इसके अलावा और अदर नेम क्या होगा? इसका अदर नेम होगा हेमेटिडिड्स, या फिर इरिथ्रोइड सेल बोल सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पोसेल, कॉर्पस सेल्स। रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इनमें डिवीजन नहीं होता है, आरबीसी के अंदर नो डिवीजन। इसके अलावा आरबीसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। जो आरबीसी है, आरबीसी की खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैन स्वेमरडैम। जैन स्वेमरडैम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बताया कि जो आरबीसी को क्या बताया था? ब्लड ऑफ फ्रॉग। ब्लड ऑफ फ्रॉग मतलब ब्लड का मेढक, इसको आरबीसी को बताया था। और उन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवरी की थी किसकी? आरबीसी की। और इसके अलावा जो इनकी ये आरबीसी होती है, ये कैसी होती है? ये मोस्ट हैवीएस्ट सेल होती है ब्लड की। हैवीएस्ट सेल होती है किसकी? ब्लड की, सबसे ज़्यादा हैवी होती है। और इसके अलावा यदि इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कितनी मिलती है? 3.5 to 6.5 mmQ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। पहला ऑप्शन है एक्टिन, सेकंड है ट्रोपोनिन, थर्ड है ट्रोपोमायोसिन, फोर्थ है टाइटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टिन। एक्टिन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है स्केलेटल मसल्स की। और स्केलेटल मसल्स की यदि हम बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स किस तरह की होती है?
ये होती है सिलेंड्रिकल शेप। इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अलावा इसमें स्केलेटल मसल्स में फटीग पाई जाती है, ये थकान हो जाती है इसमें। और इसके अलावा इसको ये कंट्रोल कहाँ से होती है, सीएनएस से कंट्रोल होती है। इसके अलावा 40% बॉडी वेट बनाती है स्केलेटल मसल्स। और क्वेश्चन में आ जाए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स होती है मैसेटर। और ये मैसेटर जो मसल्स होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है जॉइंट ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल बोन होती है उसके जॉइंट में प्रेजेंट होती है, और जो कि बॉडी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइलिन इज प्रेजेंट इन, जो टाइलिन हार्मोन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? टाइलिन एंजाइम ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है सलाइवा, सेकंड है गैस्ट्रिक जूस, थर्ड है पेनक्रियाटिक जूस, फोर्थ है बाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सलाइवा। सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनस ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन, जो साइनस ब्रेडिकार्डिया है वो किस में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड है एंजाइटी, थर्ड है फीवर, फोर्थ है एथलीट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एथलीट्स। जो एथलीट्स होते हैं उनमें क्या मिलता है? साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। देखिए जो एथलीट्स होते हैं वो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने की वजह से उनको क्या क्या मिलता है? उनमें कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली मिलता है। मतलब जो हार्ट का साइज होता है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसके अलावा और क्या मिलता है उनमें? कार्डियक मसल्स होती हैं, उनकी कार्डियक मसल्स होती हैं वो कैसी रहती हैं? स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और इसके अलावा थिक भी होती हैं, मोटी भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं कार्डियक मसल्स। उनका हार्ट का साइज भी बड़ा रहता है, और जिसकी वजह से उनका जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट वो भी ज़्यादा रहता है, वो भी इंक्रीज रहता है। और क्या 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 इंक्रीज रहता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। और इसकी वजह से और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है? मोर ब्लड लेस डिमांड। अब क्या होता है इस कंडीशन में कि उनका हार्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसका कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है, तो जितनी डिमांड होती है उससे ज़्यादा ब्लड जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट को कम काम करना पड़ता है। तो हार्ट कम काम करेगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है उसका पल्स रेट। और डिक्रीज पल्स रेट डिक्रीज हो जाता है उसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। और एथलीट्स में यदि हम बात करें तो उनकी जो हार्ट रेट नॉर्मल कितनी मिलती है? 40 to 50 पर मिनट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट इज कॉल्ड।
जो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का, जो कि क्या किया जा सकता है, एक्सपायर किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, जो मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट की वजह से, उसको क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, सेकंड है रेसिडुअल वॉल्यूम, थर्ड है वाइटल कैपेसिटी, फोर्थ है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइटल कैपेसिटी। देखिए, जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। उसके अंदर इंक्लूड किया गया है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 500 ml होता है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 3300 ml होता है। और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 1000 ml। और ये टोटल हो जाता है, ये कितना होता है? 4800 ml। ये क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है। अब देखिए, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं और निकालते हैं बिना कोई ज़्यादा एफर्ट लगाए, नॉर्मल सांस ले रहे हैं निकाल रहे हैं, तो वो कितना होता है? 500 ml होता है। इसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम नॉर्मली जब सांस ले लेते हैं उसके बाद में फोर्सफुली तेजी से हम सांस लें, उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो कितना होता है? वो होता है हमारा 3300 ml। इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं सांस को, और उसके बाद में फोर्सफुली तेजी से और सांस निकालें, वो कितना होता है? 1000 ml हम आउट करते हैं। तो इसको टोटल काउंट करने के बाद में क्या हो जाती है? वाइटल कैपेसिटी हो जाती है। इसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। इसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन में आ जाए टोटल लंग्स कैपेसिटी, वो कितनी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6000 ml। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिविजुअल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ओसाइट्स। एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओसाइट्स होती हैं वो किस टाइम पे प्रेजेंट होती हैं? पहला ऑप्शन है एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, सेकंड है एट बर्थ, थर्ड है बाय प्यूबर्टी, फोर्थ है बाय मिडिल एज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। जब इंट्रा यूटेराइन होता है बेबी, इंट्रा यूटेराइन होता है, उस टाइम पे 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, जब 20 वीक्स का गेस्टेशन होता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा oocytes प्रेजेंट होती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएच सर्ज अकर, एलएच सर्ज है वो कब अकर होता है? पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग ओवुलेशन, सेकंड है 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन, थर्ड है 24 आवर बिफोर ओवुलेशन, फोर्थ है 4 डे आफ्टर ओवुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 24 आवर बिफोर ओवुलेशन। 24। अब ये एलएच सर्ज होता क्या है इसको समझ लेते हैं। एलएच सर्ज का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज। अब क्या होता है, एलएच सर्ज हो रहा है मतलब एलएच हार्मोन है वो क्या हो रहा है? एक साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो वो कब होता है? 24 आवर बिफोर ओवुलेशन। जो ओवुलेशन से 24 घंटे पहले एलएच इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एलएच हार्मोन क्या करता है? ओवुलेशन में हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एमनियोटिक फ्लूइड इज। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन
किससे होता है? पहला ऑप्शन है मदर प्लाज्मा, सेकंड है फीटल प्लाज्मा, थर्ड है मदर यूरिन, फोर्थ है फीटल यूरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फीटल यूरिन। जो एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है? फीटल यूरिन होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड की यदि हम बात करते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड से भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की? ये होती है आपकी 1.008 से लेकर 1.0010। इसके अलावा क्वेश्चन में आ जाए ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसको उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वो कंडीशन होती है फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस। इसके अलावा क्वेश्चन में आ जाए गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड है, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या शो करता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अलावा क्वेश्चन में आ जाए आपके में ग्रेज कलर, ग्रेज कलर है या फिर उसको सैफरॉन कलर आ जाए, ये क्या शो करेगा? पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी। और क्वेश्चन में आ जाए डार्क कलर है, डार्क कलर होता है तो क्या शो करेगा? हेमरेज। इसके अलावा डार्क ग्रीन टोबैको कलर, क्वेश्चन में आ जाए डार्क ग्रीन टोबैको कलर, यदि डार्क ग्रीन टोबैको कलर है तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ को शो करता है। इसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम नापते हैं, वो किससे नापते हैं? वो नापा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को हम नापते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 5 to 25, 5 से लेकर 25 होती है। यदि 5 बिलो 5 है, यदि एमनियोटिक फ्लूइड की AFI बिलो 5 है तो क्या है? ओलिगो हाइड्रोमनियोस। और यदि AFI कितना है? एबव 5 है, सॉरी एबव 25 है तो क्या शो करेगा? पॉली हाइड्रोमनियोस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा का एवरेज वेट कितना होता है? पहला ऑप्शन है 500 ग्राम, सेकंड है 1000 ग्राम, थर्ड है 1500 ग्राम, फोर है 2000 ग्राम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 ग्राम। जो प्लासेंटा का वेट कितना होता है? 500 ग्राम होता है। और क्वेश्चन में आ जाए आपको प्लासेंटा की थिकनेस। अब हम प्लासेंटा की बात करते हैं तो यदि थिकनेस की बात करें वो कितनी होती है? वो होती है 2.5 सेंटीमीटर इन 2.5 सेंटीमीटर होती है। और डायामीटर आ जाए, डायामीटर कितना होता है?
तो डायामीटर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। शेप की बात करते हैं तो शेप आ जाए क्वेश्चन में तो ये डिस्क शेप का होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछ ले मैटरनल पार्ट प्लासेंटा है, प्लासेंटा मैटरनल पार्ट से कितना बनता है? तो मैटरनल पार्ट कितना होता है प्लासेंटा के अंदर? 20%। 20% इसको बोल सकते हैं 1/5। और यदि फीटल पार्ट कितना होता है प्लासेंटा में? फीटल पार्ट 4/5, मतलब 80% फीटल पार्ट होता है प्लासेंटा के अंदर और 20% होता है मैटरनल पार्ट। इसके अलावा प्लासेंटा का एक क्वेश्चन एम्स 2016 में आया था। एम्स 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि प्लासेंटा ऑक्यूपाई यूटेराइन वॉल, जो प्लासेंटा है जो यूटेराइन वॉल को कितना ऑक्यूपाई करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30%। 30% यूटेराइन वॉल को ऑक्यूपाई करता है प्लासेंटा। और एक क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लासेंटा। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है प्लासेंटा की? वो होती है कोटिलेडोन। कोटिलेडोन इसको क्या बोला जा सकता है? इसका अदर नेम होता है प्लासेंटोन और इसका अदर नेम होता है स्टेम्बिलाई। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है प्लासेंटा की? कोटिलेडोन, प्लासेंटोन या स्टेम्बिलाई कह सकते हैं। इसके अलावा प्लासेंटा का एक क्वेश्चन और बनता है। वन प्लासेंटा इक्वल टू 60 स्टेम्बिलाई। 3 to 4 स्टेम्बिलाई क्या बनाती हैं? 1 कोटिलेडोन। और क्वेश्चन में आ जाए नंबर ऑफ कोटिलेडोन कितने होते हैं? नंबर ऑफ कोटिलेडोन वो होते हैं 15 to 29। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द अपीयरेंस ऑफ मोंटगोमेरी ट्यूबरकल फॉलिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर एट। जो मोंटगोमेरी जो फॉलिकल हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो कहाँ आकार होते हैं? पहला ऑप्शन है फेस, सेकंड है ब्रेस्ट, थर्ड है वेजाइना, फोर्थ है सर्विक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रेस्ट। जो मोंटगोमेरी ट्यूबरकल होते हैं वो प्रेगनेंसी में कहाँ होते हैं? ब्रेस्ट पे आकार होते हैं। ये मोंटगोमेरी ट्यूबरकल क्या होते हैं? ये होते हैं मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती हैं। जो मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती हैं उनको ही क्या बोला जाता है? मोंटगोमेरी ट्यूबरकल। लेकिन ये क्या होते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है? ये डेवलप हो जाते हैं। और इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन में आ जाए नंबर ऑफ मोंटगोमेरी जो ये सेबेसियस ग्लैंड है, नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड है वो कितनी होती हैं? 5 to 15 इन ईच ब्रेस्ट। एक ब्रेस्ट में 5 से 15 होती हैं। इसके अलावा
प्रेगनेंसी के अंदर ये चेंजेज की यदि हम बात करते हैं तो जो प्रेगनेंसी में फेस पर क्या चेंजेज होता है, फेस पर होता है क्लोजमा। क्लोजमा क्लोजमा को क्या बोला जाता है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। और इसके अलावा और क्या अदर नेम क्या होता है इसका, बटरफ्लाई साइन। और इस ये कब होता है, ये होता है 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। 24 वीक के गेस्टेशन के पे ये बटरफ्लाई साइन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वेजाना में क्या चेंजेज होता है, वेजाना में चेंजेज होता है जैकुमर साइन। जैकुमर साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाना। और ये जैकुमर साइन कब होता है, 8 वीक पे होता है। इसके अलावा सर्विक्स में क्या चेंजेज होता है, सर्विक्स के अंदर 8th वीक पे चैडविक साइन प्रेजेंट होता है। और चैडविक साइन में क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। और क्या क्या चेंजेज होते हैं प्रेगनेंसी में जो कि क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं। एक होता है आपका ओजिएंडर साइन। ओजिएंडर साइन कब प्रेजेंट होता है, 8th वीक पर, 8th वीक पे प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना के अंदर पल्सेशन इंक्रीज होता है। और ये कहाँ चेक किया जाता है, या फील किया जाता है, लेटरल फॉर्निक्स। इसके अलावा और कौन सा साइन होता है, एक साइन होता है गुडल्स साइन। गुडल्स में साइन में कब क्या होता है, ये होता है 6 वीक पे होता है। और इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा एक साइन होता है हैगार साइन। जो साइन मैं बता रहा हूँ ये आते रहते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से पढ़िए, देखिए। हैगार साइन कब होता है, 6 to 10 वीक पे होता है। और इसमें क्या होता है, हैगार साइन के अंदर होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा हो जाए, सॉफ्ट हो जाता है। एक साइन होता है आपका पाल्मर साइन, और जो कि लास्ट है पाल्मर साइन। ये कब प्रेजेंट होता है, ये होता है 4 to 8 वीक पे। और पाल्मर साइन में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, यूटरस के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला जाता है पाल्मर साइन। उम्मीद करता हूं आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।